उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मेरे ख्याल में सर नेमत अली ने इस सिलसिला में फ़ौज की खिदमात हासिल की हैं। रशीद ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, और डी फ्लॉचर को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से रूह तेज़ी से परवास करती जा रही हो। इसके जहन में आंधियाँ सी चलने लग गई हों। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? आपने वादा किया था कि मुझे मज़ीद रकम देंगे, रशीद ने कहा, लेकिन डॉन फ्लॉचर ने उसका जवाब देने की बजाय बेकान की अंदाज में कॉरिडोर दबा कर राब्ता ख़त्म कर दिया। तो इस कमीने प्रोफेसर मार्टिन ने मुझसे झूठ बोला है। इसने तो कहा था कि बारूद की बू से TW रेस की ताकत ख़त्म हो जाती है, और उसने ये भी कहा था कि VD का दुनिया भर में कोई इलाज मुमकिन नहीं। फिर ये सब कैसे हो गया? मैंने अपना इतना बड़ा ग्रुप भी मरवा दिया और लाखों रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? ज़ीरो। मैं इसका खून पी जाऊंगा, मैं इसकी बेटी की बोटियां उड़ा दूंगा। मैं यहाँ अपनी शिकस्त का इंतकाम इस कमीने प्रोफेसर और उसकी बेटी से लूंगा। ठीक है, अब रोशन जंगल को जलाना पड़ेगा। इस गोल्डन रेंज को मैं जलाकर राख कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि ये कैसे सही रह सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने और आदमी बुलाने पड़ेंगे और ख़र्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। इस रोशन जंगल और गोल्डन रेंज सबको तबाह करके जाऊंगा, और अब मैं सर नेमत अली और अली इमरान और वहाँ मौजूद सब आदमियों को चुन चुन कर कत्ल करूंगा। अब मैं देखूंगा ये कैसे बचकर जाते हैं। डॉन फ्लॉचर ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने सुपर फ़ोन उठाया और उसके नंबर डायल करने के लिए उंगली आगे की ही थी कि फिर उसे वापस रख दिया। नहीं, ये काम मैं अब अकेला करूंगा। आदमी आने में बहुत दिन लग जाएंगे और पार्टी शायद इतने दिन इंतज़ार ना करे। मैं खुद ये काम करूंगा। कम अज़ कम इस गोल्डन रेंज को तो मैं कल ही आग लगा दूंगा। इतना तो मैं खुद कर सकता हूँ, डॉन फ्लॉचर ने कहा, और एक झटके से उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर जिस तरह वो खड़ा हुआ था उसी तरह दोबारा बैठ गया। नहीं, अभी नहीं। वो रशीद बता रहा है कि कल वहाँ फ़ौज आएगी और वो लोग भी चौकन्ना होंगे। मुझे कुछ रोज़ यहीं रहकर इंतज़ार करना होगा। जब वहाँ हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब ये काम हो सकता है। अच्छा हुआ मैंने इस बॉर्जर का खात्मा करके उसकी लाश तहखाने में डाल दी। ये लोग बेहद तेज़ हैं। मुझे इस किराया की कार की इस मखसूस निशानी का तो ख्याल ही नहीं आया। बहरहाल वो चाहे कितने भी तेज़ हों, वुड किंग का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पार्टी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, पार्टी से बात कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें एतमीनान रहे, डॉन फ्लॉचर ने खुद कलामी किसी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वो सुपर फ़ोन उठाकर दोबारा नंबर डायल करने शुरू करने लगा। इमरान ने कार सर नेमत अली के दफ्तर के सामने रोकी और फिर नीचे उतर आया। बरामदे में मौजूद चपड़ासी उसे देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। बड़े साहब तो अभी कोठी पर गए हैं जनाब, चपड़ासी ने सलाम करते हुए मौतबाना लहजे में कहा। चूंकि उसे सर नेमत अली के साथ देख चुका था, इसलिए अब उसे अच्छी तरह पहचानता था। ये रशीद आरफी साहब का दफ्तर कहाँ है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। रशीद साहब का? इधर जनाब, बड़े साहब के साथ वाला दफ्तर है। वो अभी उठ कर गए हैं, बस अभी निकले हैं जनाब, चपड़ासी ने जवाब देते हुए कहा। इनके घर पर फ़ोन है? इमरान ने पूछा। घर पर? नहीं जनाब, यहाँ सिर्फ बड़े साहब की कोठी पर फ़ोन है और किसी के घर पर नहीं है, चपड़ासी ने जवाब दिया। रशीद साहब का दफ्तर खुला है, मैंने एक फ़ाइल देखनी है, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। यस सर, खुला हुआ है, आइए सर। आप तो खुद बड़े साहब हैं, आपको कौन रोक सकता है जनाब, चपड़ासी ने कहा, और इमरान मुस्कुरा दिया। रशीद का दफ्तर कुछ ज़्यादा बड़ा ना था, लेकिन वहाँ मेज़ पर फाइलों का एक बड़ा सा ढेर मौजूद था। दफ्तरी मेज़ की साइड पर भी एक रैक था जो फाइलों से भरा हुआ था। मेज़ पर एक फ़ोन भी रखा हुआ था। इमरान ने इस पर लगे हुए नंबरों को चेक कर दिया। इस पर वही नंबर मौजूद थे जो इस गैर मुल्की डायरी पे दर्ज थे। तुम बाहर ठहरो, इमरान ने चपड़ासी से कहा, और चपड़ासी सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। इमरान के जहन में सबसे बड़ी खलिश यही थी कि उसने अब तक जितने फ़ोन किए हैं वो सर नेमत अली के इस फ़ोन से किए हैं जो डायरेक्ट है, तो फिर उन्हें कैसे सुन लिया गया? रशीद का नाम सामने आते ही इमरान ये तो समझ गया था कि मुजरिमों को मुखबरी करने वाला रशीद ही है। और जिस तरह पहले शान कॉलोनी वाली कोठी खाली की गई और जिस तरह अरबाब कॉलोनी की कोठी भी खाली की गई और वहाँ इस आदमी को भी मार दिया गया और यहाँ आकर बम फेंक गया था, और फिर जिस तरह मुजरिमों को बर वक्त पता चल गया तो पत्थरी कोयले और पाम ऑयल के जरिए वो TW रेस पैदा करके माबरान रेस की ताकत ख़त्म करना चाहता है, और उन्होंने जिस तरह उसका फौरी मुदावा करते हुए वहाँ बम फायर किया ताकि बारूद की बू से TW रेस की कारकर्दगी ख़त्म हो जाए। ये सब बातें बता रही थी कि वो ब्लैक ज़ीरो से जो बातें करता रहा है वो बाकायदा मुजरिमों तक पहुंचती रही हैं, और ये बात वैसे भी उसके नुक्ता नज़र से इंतहाई खतरनाक थी, क्योंकि बाज़ुकात सर नेमत अली की अदम मौजूदगी में ब्लैक ज़ीरो से उसके असल नाम से बात करता रहा।
इस तरह तो X2 का राज भी खुल सकता था। चपरासी के बाहर जाते ही उसने मेज पर पड़े हुए फोन को उठाकर उसके अकबी हिस्से को चेक करना शुरू किया और फिर वो नीचे मौजूद एक छोटे से बटन को देखकर चौंक पड़ा। बटन फोन के नीचे इस तरह लगाया गया था जब तक फोन को उठाकर नीचे से ना देखा जाता वो नजर ना आ सकता था, और चूंकि मेज की सतह और फोन का निचला हिस्सा हमवार था इसलिए जाहिर है फोन जब मेज पर रखा जाता तो बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाता, और जब उसे उठाया जाता तो आधा मेज के ऊपर और आधा खिलाफ में किया जाता तो बटन बाहर आ जाता। इमरान ने फ़ोन मेज़ पर वापस रखा और फ़ोन की दीवार की तरफ जाती हुई तार को पकड़कर उसे चेक करता हुआ उसके कनेक्शन तक पहुंच गया। वहां दीवार के साथ उसकी ऑपरेटिंग डिब्बी फिट थी। इमरान ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसकी नोक से डब्बी के ऊपर लगा हुआ पेच खोल दिया। डब्बी का ढक्कन हटाते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी क्योंकि अब सब कुछ सामने आ गया था। रशीद ने वाकई इंतहाई सहानत से काम लिया था। सर नेमत अली के फ़ोन की ऑपरेटिंग डब्बी भी यकीनन इस दीवार को दूसरी तरफ फिक्स थी क्योंकि उनके दफ्तर और रशीद के दफ्तर की दीवार एक ही थी, और रशीद ने इसे बाकायदा उठाते हुए इसका कनेक्शन अपने फ़ोन से इस तरह जोड़ दिया था कि एक लिहाज से फ़ोन सर नेमत अली के फ़ोन की एक्सटेंशन से बनी आ गई थी, और फिर जो बात वहाँ होती वो इत्मीनान से अपने दफ्तर में बैठकर सुनता रहता। क्योंकि ये बाकायदा एक्सटेंशन ना थी इसलिए इमरान को कभी वो मखसूस क्लिक की आवाज़ सुनाई ना दी थी जो एक्सटेंशन का रिसीवर उठाने से सुनाई देती। इमरान ने डब्बी का ढक्कन लगाकर दोबारा इसका पेच लगा दिया और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया और चपरासी बाहर मौजूद था। फाइल मिल गई सर? इसने इमरान को देखते ही चौंक कर पूछा। नहीं, और मेरे साथ मैं सर नेमत अली से मिलना चाहता हूँ, इमरान ने चपरासी से कहा और आगे बढ़ गया। इसने चपरासी को उसके साथ ले लिया था कहीं वो सर नेमत अली की तरफ जाए और चपरासी सारी बात रशीद को बता दे और वो फरार हो जाए या खुदकुशी कर ले। सर नेमत अली के पास वो इसलिए जा रहा था कि वो रशीद से पूछ कुछ सर नेमत अली के सामने करना चाहता था। जाओ, सर नेमत अली को इतला दो कि अली इमरान बाहर मौजूद है और आपको बाहर बुला रहा है, इमरान अपने गेट पर रुकते हुए कहा। जनाब, आप अंदर चले जाएं, चपरासी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो मैं कह रहा हूं वो करो और सुनो, सर नेमत अली को साथ लेकर आना, समझे? जाओ, इमरान ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा और चपरासी सहम कर तेजी से मुड़ा और कोठी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद सर नेमत अली बौखलाए हुए अंदाज में गेट से बाहर आते दिखाई दिए। ओह इमरान बेटे, तुम बाहर क्यों रुक गए? आ जाओ बेटे, खैरियत है, सर नेमत अली ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। हाँ, यहाँ सब खैरियत है और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। ज़रा मेरे साथ अपने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रशीद के घर चलिए, मैंने उसकी खैरियत मालूम करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी? रशीद? तुम रशीद आरफी की बात कर रहे हो? उसे यहीं बुलवा लेते हैं, बात क्या है? सर नेमत अली और ज़्यादा बुखला गए। अब चलिए तो सही, कभी कभी बड़े अफसरों को भी अपने मातहतों की खैरियत मालूम करने के लिए उनके घर पर चला जाना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ज़रूर कोई चक्कर है, तुम पहले मुझे बताओ वरना जहन घूमता रहेगा, सर नेमत अली ने कहा। कोई ऐसी बात नहीं, आप चलें तो सही, प्लीज़ वक्त मत ज़ाया करें। चलो मिस्टर सरा, हमें रशीद साहब के घर तक ले चलो, इमरान ने सर नेमत अली के पीछे खड़े हुए चपरासी से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मैं जानता हूँ इसका घर, आओ, सर नेमत अली ने चपरासी को हाथ इशारे से रोकते हुए कहा। तुम्हारा घर भी वही है क्या? इमरान ने चपरासी से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ जनाब, वो ए ब्लॉक में रहते हैं और मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, चपरासी ने मौतबाना लहजे में कहा। तो तुम भी वहीं जाना होगा, आओ हमारे साथ, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। सर नेमत अली ने इस बार कोई बात ना की, अलबत्ता उनके चेहरे पर जलजले के आसार नुमाया थे। और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों ही कुछ दूर वाक़या एक रहायशी कॉलोनी में पहुंच गए। और तुम जा सकते हो, इमरान ने एक कोठी के सामने ए ब्लॉक का बोर्ड देखते ही मुड़कर चपरासी से कहा और चपरासी सलाम करता हुआ आगे बढ़ गया। चक्कर क्या है, तुम इतने पुरइसरार क्यों बन रहे हो? सर नेमत अली से ना रहा क्या तो वो फट पड़े। मैं नहीं चाहता था कि चपरासी मुझसे पहले जाकर रशीद साहब की खैरियत पूछ ले और इस तरह खैरियत पूछने का सवाब मेरी बजाय ये ले जाए। वैसे इस रशीद के कितने बच्चे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे? इसकी अभी शादी नहीं हुई, अभी हाल ही में मुलाजिम हुआ है, 4-5 साल हुए हैं, सर नेमत अली ने कहा। और इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे रशीद की शादीशुदा ना होने का सुनकर उसे खासा एतमीनान हुआ हो। इस दौरान सर नेमत अली एक कोठी के गेट पर पहुंच कर रुक गए। ये खासी छोटी और सरकारी टाइप की कोठियां थी, एक जैसे फाटक, एक जैसे रकबा और एक जैसा डिज़ाइन। सतून पर रशीद आर्नी का नाम बाकायदा लिखा हुआ था और फाटक बंद था। सर नेमत अली ने कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। अंदर कहीं बजर बजने की आवाज़ सुनाई थी और थोड़ी देर बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान ने बाहर झांका। दूसरे ही लम्हे वो बौखला कर बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर घरेलू लिबास था। आप साहब,
आप और यहाँ? नौजवान ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में सामने खड़े सर नेमत अली का और फिर इमरान को देखते हुए कहा। इमरान को देखते ही उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। इमरान साहब, तुमसे कोई बात करना चाहते हैं? सर नेमत अली ने होंठ भींचते हुए कहा। मैं फाटक खोलता हूँ जनाब, आपने मुझे वहीं बुलवा लिया होता। रशीद ने वापस मुड़ते हुए कहा। अरे नहीं रशीद साहब, फाटक खोलने की ज़रूरत नहीं, हम इस खिड़की से भी गुजर सकते हैं। हमारा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रशीद के पीछे ही खिड़की क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। मजबूरन सर नेमत अली को भी उनकी पैरवी करना पड़ी। जनाब, तकलीफ कैसी? बड़े साहब की आमद तो मेरे लिए एहसास है, रशीद ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। इमरान के नरम लहजे ने शायद उसके सारे खदशात दूर कर दिए और अब उसका चेहरा नॉर्मल हो गया था। रशीद उन्हें ड्राइंग रूम में ले गया। आप तशरीफ रखें, मैं चाय लेकर आता हूँ, मैंने अभी खाना खाकर बनाई है, रशीद ने कहा। खाना खाकर चाय बनाई जाए तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सेहतमंद हो जाती है और इतनी सेहतमंद चाय पीने का फ़िलहाल मूड नहीं है। यहाँ मेरे सामने एतमीनान से बैठ जाओ और मेरे चंद सवालात के जवाब दे दो। इमरान ने फिक्रे का पहला हिस्सा तो मुस्कुराते हुए कहा, मगर आखिर में इसका लहजा कदरे सख्त हो गया। जी फरमाइए, रशीद ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर नेमत अली इमरान के सामने ही सोफे पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर भी अभी तक शदीद हैरत के आसार नुमाया थे। आपने कितनी तालीम हासिल की गई है? इमरान ने पूछा। तालीम? मैंने बीए किया हुआ है, रशीद ने होंठ चबाते हुए कहा। यहाँ आने से पहले कोई और भी सर्विस की है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, 1 साल तक मैंने नेशनल टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ पर भी काम किया है, पर यहाँ बेहतर मौका मिलने की वजह से उसे छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, रशीद ने जवाब दिया। ठीक है, अब बताओ कि डॉन फ्लॉचर से तुमने कितनी रकम हासिल की? इमरान ने कहा तो सर नेमत अली बेख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब? सर नेमत अली ने बेइख्तियार होकर कहा। आप खामोश रहें प्लीज़। हाँ तो रशीद, तुमने जवाब नहीं दिया, इमरान ने रशीद से मुखातिब होकर कहा, जो बार बार मुंह खोल रहा था लेकिन उसके हलक से शायद आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने रकम डॉन फ्लॉचर से? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा डॉन फ्लॉचर से क्या ताल्लुक़? वो तो बड़े साहब के मेहमान थे, रशीद ने अटक अटक कर कहा। सुनो, मैं गद्दारों को मुआफ़ नहीं किया करता, समझे? मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे दफ्तर की तलाशी ली है और तुमने सर नेमत अली के डायरेक्ट फ़ोन के साथ जिस तरह राब्ता मिलाया हुआ है और अपने फ़ोन के नीचे बटन लगाया है वो सब मैं देख चुका हूँ। इसलिए मैंने तुमसे तालीम और साबका सर्विस की बात की थी, क्योंकि इस तरह का माहिराना काम आम आदमी नहीं कर सकता। और अब तुम्हारे बताने पर मैं समझ गया हूँ कि तुमने चूँकि टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में मुलाजमत की है, इसलिए तुमने वहाँ से ये गुट सीख लिया। और आखिरी बात यह कि डॉन फ्लॉचर से होने वाली गुफ्तगू मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना मुझे मजबूरन एक छटांग सीसा तुम्हारे सीने पर उतारना होगा, इमरान ने घुर्राते हुए लहजे में कहा और साथ ही उसके हाथ में एक भारी रिवॉल्वर चमकने लगा जो उसने इस दौरान जेब से निकाल लिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने इस वुडकिंग को कोई सरकारी राज नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दें, मैं लालच में अंधा हो गया था, रशीद ने यखलक दोनों हाथ छोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। इसका चेहरा पसीने में भीग गया था और सर नेमत अली का मुंह इस तरह खुला हुआ था जैसे वो बोलने के दौरान अचानक पत्थर का मुजस्मा बन गए हो। शदीद तरीन हैरत की वजह से इनका यह हाल हो गया था। मुझे मालूम है तुमने कोई सरकारी राज तो नहीं बताया, सिर्फ हमारी कारकर्दगी की खबरें देते रहे हो। अब बचाव की एक ही सूरत है कि तुम्हारे पास के सच सच बता दो, इमरान ने इस तरह घुर्राते हुए कहा। मैंने उससे 50,000 रुपये लिए थे, उसने वादा किया था अगर मैं उसका इसके मतलब में मालूमात मुहैया करता रहूं तो वो मुझे आखिर में 2 लाख रुपए और अता करेगा। उसने मुझसे जंगल के मुख्तलिफ रास्तों, सेक्टर्स में होने वाली गश्त वगैरह की मुतलिक मालूमात वक्तन फ़ौक्तन हासिल की, फिर जंगल की तबाही की रिपोर्टें लेता रहा और फिर गोल्डन रेंज की तबाही के वक्त आप आ गए। रशीद ने बोलना शुरू किया और फिर उसने तफसील से डॉन फ्लॉचर के साथ होने वाली गुफ्तगू की तफसील भी बता दी। तुम्हें इसने ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर दिया था, इमरान ने पूछा। इसने कोई नंबर नहीं दिया था, वो खुद फ़ोन करता था, मैंने उसे कभी फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे उसके किसी नंबर का भी इल्म ना था और ना यहाँ से जाने के बाद मैं उससे कभी मिला हूँ, रशीद साहब ने जवाब दिया और इमरान इसके लहजे से ही समझ गया कि वो सच बोल रहा है। डॉन फ्लॉचर या वुडकिंग बहरहाल इंतहाई मोहतात किस्म का आदमी था। तुमने उसे वुडकिंग कहा है, क्या ये नाम उसने खुद बताया था?
عمران ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں وہ ٹیلی فون پر اکثر اسی نام سے بات کرتا تھا۔ رشید نے جواب دیا، اس کے علاوہ اس کے کسی اور آدمی کو جانتے ہو؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ اب تک کی بات چیت اس کے نقطۂ نظر سے بالکل بیکار تھی، کیونکہ اس سے ڈان فلاچر کی نشاندہی نہ ہو رہی تھی، نہ ہی وہ خود بات کرتا تھا۔ اس کا کوئی آدمی کبھی مجھ سے نہیں ملا۔ رشید نے جواب دیا، کیا تم نے اس سے رقم لینے کے بعد سر نعمت علی کا فون چیک کرنا شروع کیا تھا یا پہلے سے ایسا کر رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے مجھے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، رشید نے جواب دیا۔ تم سے یہاں رہتے ہوئے وہ کتنی بار ملا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہر روز ملتا تھا، اکثر یہاں وہ میری کوٹھی پر آ جاتا تھا۔ مجھے دراصل شارپنگ سیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے ایک بار ویسے ہی باتوں میں بتایا کہ وہ بہت اچھا شارپر ہے۔ اس میں نے اس کی منت کر کے مجھے شارپنگ سکھائے، چنانچہ وہ یہاں آ کر مجھے شارپنگ سکھاتا اور پھر اس نے مجھے یہ آفر دی، رشید نے جواب دیا، اور عمران چونک پڑا۔ اس نے تمہیں کتنی شارپنگ سکھائی ہے؟ کیا ایم بی ایس سیٹنگ اس نے سکھائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ایم بی ایس سیٹنگ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں، رشید نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس میں 3 پتے ہر کھلاڑی تک پہنچا دیے جاتے ہیں جن پر وہ اپنی ساری جائیداد تک لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب شو ہوتی ہے تو شارپر کے پاس ان سے بھی بڑے 3 پتے نکل آتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ ہاں، اس نے مجھے یہی گیم سکھانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال میں پوری طرح نہیں سیکھ سکا، لیکن رشید نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب میری بات غور سے سنو اور سوچ کر جواب دینا۔ کیا اس گیم کی فرمائش تم نے کی تھی یا اس نے خود ہی تمہیں سکھانا شروع کر دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس نے خود ہی سکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کنگ شارپنگ ہے، اس گیم کا ماہر پوری دنیا کی دولت کا مالک بن سکتا ہے۔ رشید نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے چلیں سر نعمت علی۔ عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور سر نعمت علی سے مخاطب ہو کر، ہاں مگر سر نعمت علی جو اس دوران کسی مجسمے کی طرح خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر سے ان کا اشارہ رشید کی طرف تھا۔ رشید صاحب کو تو بہرحال مرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے نہ صرف روشن جنگل کی تباہی میں معاونت کی ہے بلکہ گولڈن ریج کو تباہی سے بچانے کی کارروائی کو بھی ان کی وجہ سے ناکام ہونے کا خدشہ درپیش ہو کیا تھا۔ یہ قومی نقصان ہے، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ سیکرٹ سروس کے ایسے راز سے واقف ہو گئے ہیں جس سے اگر آپ بھی واقف ہو جاتے تو آپ کی سزا بھی موت ہوتی۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ رشید نے جو اب کھڑا ہو چکا تھا گھگھیاتے ہوئے کہا، نہیں، تمہارا جرم ناقابل معافی نہیں ہے، میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ سر نعمت علی نے کرخت لہجے میں کہا، قومی مجرموں کے لیے پولیس نہیں بلائی جاتی سر نعمت علی، حضرت اسرائیل کو کال کیا جاتا ہے، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور کی زوردار دھماکے کے ساتھ ہی رشید کی حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل صاف صوفے پر گرا اور پھر صوفے سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا اور پھر وہ صرف چند لمحے تڑپ سکا، اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ ظاہر ہے براہ راست دل کے اندر گھس جانے والی گولی اسے زیادہ دیر تڑپنے کی مہلت کیسے دے سکتی تھی؟ کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اوہ، یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا بڑا جرم! اوہ! سر نعمت علی خوف اور گھبراہٹ کے مارے تقریباً ناچ سے گئے اور عمران ہنس پڑا۔ یہ جرم نہیں ہے سر نعمت علی، قومی مفاد میں کارروائی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کے فرد جرم پڑھ کر سنائی تھی۔ آئیے میرے ساتھ، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ریوالور کی جیب میں ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اس کی لاش، اب وہ کیا ہوگا؟ میں تو اس قتل کا چشمدید گواہ بن چکا ہوں، تو تم پھانسی لگ جاؤ گے، اور کیا ہو گیا؟ سر نعمت علی کی حالت واقعی پتلی ہو رہی ہے۔ آپ آئیے تو صحیح، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گواہی نہ دیں، لیکن یہاں گواہی کی نوبت ہی نہ آئے گی، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف چل پڑا۔ سر نعمت علی بھی ہونٹ چباتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئے۔ عمران سیدھا ہیڈ کوارٹر میں آیا اور پھر اس نے رشیدہ کا کمرہ کھلوا کر سر نعمت علی کو وہ کنیکشن دکھایا جس سے رشید ان کے ڈائریکٹر فون کی کالیں سنتا رہا تھا، اور پھر وہ اس کنیکشن کو ختم کرنے لگا۔ ارے رک جاؤ، یہ تو تمہارے دفاع میں کام آئے گا، اس طرح عدالت میں ثابت ہو سکے گا کہ رشید واقعی غداری کر رہا تھا۔ سر نعمت علی نے عمران کو اس کنیکشن کو توڑتے دیکھ کر بے اختیار ہو کر کہا، لیکن عمران نے اطمینان سے وہ کنیکشن ختم کیا اور پھر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ آئیے اب اطمینان سے پولیس کو فون کر لیں، عمران نے ان کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرو گے؟
ओ खुदाया, मैं सोच रहा था कि ये कठिन फ़र्ज मैं कैसे अदा करूंगा। इमरान बेटे, तुमने उसे मारकर गलती की है। यह हक कानून को हासिल है कि वो मुजरिमों की सज़ा दे। तुम उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। सर नेमत अली ने तवील सांस लेते हुए कहा, ताकि पुलिस के ज़रिए वो राज जिससे अभी सिर्फ रशीद वाकिफ़ था पूरी दुनिया वाकिफ़ हो जाती। आपका यही मतलब था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और तेज़ी से ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल करने लगा। X2। राब्ता कायम होते ही ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, रोशन जंगल से मैंने मुजरिम का खोज निकाल लिया है। वो मुखबरी करने वाला सर नेमत अली का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रशीद सारफी था। इससे सर नेमत अली के डायरेक्ट फ़ोन का कनेक्शन खुफिया तौर पर अपने फ़ोन से मिला रहा था, इसलिए आपके साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू वो मुजरिम तक पहुंचा देता था। चूँकि इस तरह वो सीक्रेट सर्विस के राज से वाकिफ़ हो चुका था, चनाचा मैंने उसे गोली मार दी है। लेकिन सर नेमत अली का ख्याल है कि मैंने कोई जुर्म किया है। इमरान ने मोतबाना लहजे में कहा। सर नेमत अली कहाँ है? X2 ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मेरे पास मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया। रिसीवर उन्हें दो, X2 ने कहा और इमरान ने रिसीवर सर नेमत अली की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, मैं नेमत अली बोल रहा हूँ। सर नेमत अली ने रिसीवर लेते ही मौतबाना लहजे में कहा। सर नेमत अली, अगर सीक्रेट सर्विस के किसी ऐसे राज से मुल्क का सदर भी वाकिफ़ हो जाए जिससे उसे ना होना चाहिए, तो ये मेरे इख्तियार में है कि मैं उसे खुद गोलियों से उड़ा दूँ। आपके इस ऑफिसर की तो कोई हैसियत ही नहीं, और अगर मैं चाहूँ तो आपकी भी बाकी सारी उम्र जेल में सड़ते गुजर सकती है कि वो ऑफिसर आपके मातहत था और आप इसकी सरगर्मियों से लाइल्म थे। ये आपके लिहाज से इंतहाई गैर फ़र्ज शनासी का मुशाहरा है, और मेरे नज़दीक ये गैर फ़र्ज शनासी की कम से कम सज़ा है। लेकिन आप चूँकि कभी ऐसे मामला से मुतल्लिक नहीं रहे, इसलिए मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा हूँ। आइंदा अगर आपकी ऐसी गैर फ़र्ज शनासी मेरे नोटिस में आए तो आपको भी गोली का निशाना बनाया जा सकता है। X2 का लहजा इस कदर सख्त था कि सर नेमत अली जैसे आदमी के जिस्म में बेइख्तियार कांपने लगा। शुक्रिया जनाब। सर नेमत अली के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज निकले और इमरान ने उनके कांपते हुए हाथ से रिसीवर ले लिया। सर नेमत अली ने बेइख्तियार जेब से रुमाल निकाला और चेहरे पर आ जाने वाले पसीना पहुँचने लगा। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, अफसर रहमान को कह देंगे फयाज को भेजकर रशीद की लाश यहाँ से उठवा ले। मुखबरी वगैरह का केस है, वो खुद बाकी कार्रवाई करते रहेंगे। इमरान ने कहा, मुझे हदायत देने की कोशिश मत किया करो। मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। दूसरी तरफ से X2 ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ओह, बहुत सख्त ऑफिसर हैं ये। सर नेमत अली ने इमरान के चेहरे पर खौफ के आसार देखते हुए कदरे मुस्कुरा कर कहा। पत्थर हैं पत्थर, ज़रा सी गलती हुई नहीं और हज़रत इसराइल हासिर, मुझे तो खुशी है कि आपको सिर्फ वार्निंग मिली है, वरना ना जाने क्या हो जाता। बहरहाल अब इंटेलिजेंस वाले आकर खुद ही रशीद की लाश ले जाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब रोशन जंगल की सेहतयाबी के लिए अपना प्रोग्राम जारी रखें, मैंने इस डॉन फ्लॉचर को ट्रेस करना है। इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डॉन फ्लॉचर अब पूरी तरह मुतमईन हो चुका था। उसने पार्टी से भी बात कर ली थी और गोल्डन रेंज को जलाकर राख देने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, और उसे मुकम्मल यकीन था कि इस बार उसकी प्लानिंग किसी तौर पर भी फेल नहीं होगी। वो चूंकि जंगलात को तबाह करने और उन्हें जलाने का काम अरसाए दराज से करता चला रहा था, इसलिए उसे इस काम का खासा तजर्बा था। रोशन जंगल में तो इसने पहली बार वीडी को आजमाया था, लेकिन वीडी जो पहले इंतहाई कामयाब जा रहा था अब अचानक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था, और रशीद के मुताबिक इस सारी नाकामी की जिम्मेदारी अली इमरान पर जाती थी। वही अली इमरान जो सहाफ़ी बनकर उससे इंटरव्यू लेने आया था, और फिर सर नेमत अली की क़यामगाह पर भी उससे मुलाकात हुई थी, जो यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का लड़का था। वो इस वक्त तो उसने उसे मुस्खरा और अहमक सा नौजवान समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसे अब एहसास हो गया कि ये बज़ाहिर अहमक और मुस्खरा नज़र आने वाला नौजवान इंतहाई शातिर जहन का आदमी है। चनाचा उसने फैसला कर लिया था कि गोल्डन रेंज की तबाही के बाद वो इस वक्त तक एक्रीमिया वापस नहीं जाएगा जब तक इस अली इमरान का जिस्म गोलियों से छलने ना कर दे। एक बार तो उससे ख्याल आया था कि वो गोल्डन रेंज की तबाही से पहले उसका खात्मा कर दे, क्योंकि इस प्लानिंग के मुताबिक हालात नॉर्मल होने में कम से कम एक हफ्ता देर थी, और एक हफ्ता उसने बेकार बैठकर गुजारना था। लेकिन फिर उसने अपनी मुख्तार तबीयत के पेश नज़र ये इरादा बदल दिया। वो सबसे पहले अपना मिशन मुकम्मल करना चाहता था। उसने इस मिशन में काम आने वाले सामान की फहरिस्त मुकम्मल कर ली थी, और चूँकि उसने फैसला किया था कि वो खुद ही इस मिशन को मुकम्मल करेगा, इसलिए उसने यहाँ की मकामी ज़ेर ज़मीन दुनिया में इस मामले में ताउन हासिल करने का फ़ैसला किया था।
روشن جنگل کی اسے فکر نہ تھی کیونکہ وہاں اس کا آدمی رشید موجود تھا جسے مزید رقم دے کر اس کام پر آمادہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ 10 ایسے افراد کا چناؤ تھا جو اس کام میں اس کی معاونت کرتے۔ خود اس نے اپنی طبیعت کے مطابق سامنے نہ آنا تھا اور اس وقت وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ مقامی آدمیوں کا تعاون کیسے حاصل کیا جائے۔ وہ یہ کام اس طرح کرنا چاہتا تھا کس طرح بھی وہ خود سامنے نہ آئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میک اپ میں پہلے ایسے گروپ کا خود جائزہ لے گا اور پھر کسی مناسب آدمی سے رابطہ قائم کرے گا۔ وہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اٹھا اور ملکہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مقامی میک اپ کیا اور لباس بدلا اور پھر اس نے الماری میں رکھا ہوا اپنا بریف کیس کھولا تاکہ مقامی کرنسی کی خاصی بڑی مقدار اپنے پیسوں میں اپنے پاس رکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر کوئی بات بن جائے تو وہ ان کو دے کر معاملہ پکا کر لے، لیکن بریف کیس کھولتے ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بریف کیس میں کرنسی نوٹوں کی گڈیوں کی صرف ایک تہہ موجود تھی، زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ ہوگی، اور اس وقت اسے خیال آیا کہ وہ خاصی بڑی رقم تو کیسینو میں ہار چکا ہے۔ اس وقت اسے اس کی زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ تاج تنظیم کے آدمیوں کے ساتھ پاکیشیا پہنچنے والا تھا، اور ظاہر ہے پلاننگ کے مطابق وہ خاصی بڑی رقم ساتھ لے آتا اور لے بھی آیا تھا۔ ڈان فلاچر سے پہلے یہاں اس لیے آ گیا تھا تاکہ تنظیم کے آدمیوں پر اپنے لیے مناسب کوٹھیاں اور کاریں حاصل کر سکے، اور یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا کہ اپنے لیے مختلف کالونیوں میں کوٹھیاں اور گروپ کے لیے مختلف چھوٹی بڑی کالونیوں میں 6 کوٹھیاں اور کرائے پر گاڑیاں حاصل کی تھی، اور ڈی چارجنگ مشین کے اس نے علیحدہ کوٹھی کا کرایہ بھی دے دیا تھا جس پر تہہ خانے میں موجود، چونکہ یہ ساری کوٹھیاں اس نے فرضی ناموں پر حاصل کی تھی اس لیے اسے ضمانت کے طور پر ان پر خاصی بھاری رقم خرچ کرنا پڑی تھی۔ اور رقم خرچ کرنے کے بعد جب بارچر اور گروپ کی آمد کئی دن باقی تھے، چنانچہ اس نے دارالحکومت سے فلائی کیسینو میں منتقل ہونے اور وہاں سے بھاری رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور کیسینو میں وہ خاصی بڑی رقم جیت بھی گیا تھا۔ لیکن پھر اس علی عمران کے ساتھ آنے والے اس دیو قامت حبشی نے نہ صرف اس سے جیتی ہوئی ساری رقم واپس جیت لی بلکہ اس کے اپنے پاس موجود رقم کا بھی بیشتر حصہ وہ جیت کر لے گیا۔ ڈان فلاچر نے 2-4 روز مزید وہاں رہ کر اپنی ہاری ہوئی ساری رقم واپس حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پھر ہارچر اور اس کا گروپ دارالحکومت پہنچ گیا اور وہ سب کچھ بھول بھال کر روشن جنگل کی تباہی کے مشن میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اب ایک بار پھر اسے کافی رقم کی ضرورت تھی، اور اگر وہ ایکریمیا سے رقم منگواتا تو اس طرح اس کے اپنے سامنے آنے کا خطرہ تھا جو وہ کسی صورت میں بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اب اس نے بریف کیس دیکھتے ہی فوراً فیصلہ کر لیا کہ پہلے اسے بھاری رقم حاصل کرنے کے لیے یہاں کے جوئے خانے پر پھر کیسینو میں جانا چاہیے، کیونکہ اتنا بہرحال وہ جانتا تھا کہ مقامی آدمیوں کی خدمات حاصل کرنے اور گولڈن رینج کو چلانے کے لیے اسے خاصے مہنگے سامان کی ضرورت ہے۔ رقم حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ شارپنگ کا ماہر تھا اور کسی بھی جوئے خانے سے وہ ایک ہی رات میں بھاری رقم جیت سکتا تھا۔ ایک بار تو اس نے کیسینو جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں کا ماحول اسے بے حد پسند تھا، لیکن پھر ایک خیال آتے ہی وہ رک گیا۔ اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ وہاں علی عمران سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی اور وہ احتیاطاً دوبارہ اس جگہ کا رخ نہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دارالحکومت کے کسی بڑے جوئے خانے کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اس کے دونوں کام ہو سکتے تھے، بھاری رقم بھی حاصل ہو سکتی تھی اور مقامی آدمی کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے جوئے خانے میں مجرم گروپوں کے افراد اور سرغنوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہاں اس بارے میں معلومات تو حاصل کر ہی سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بریف کیس میں موجود نوٹوں کی کئی گٹیاں اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ڈالی اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ ایک نظر کمرے پر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ اس وقت کوٹھی کے تہہ خانے میں موجود تھا۔ یہ چھوٹی سی کوٹھی ان 3 کوٹھیوں میں سے ایک تھی جو اس نے اپنے لیے حاصل کی تھی، اور بارچر کو قتل کرنے کے بعد وہ یہاں شفٹ ہو گیا تھا، اور احتیاط کے پیش نظر اس نے کرائے کی گاڑی بھی وہیں بارچر والی کوٹھی میں ہی چھوڑ دی تھی۔ اور رشید سے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کار کی نشاندہی ہو چکی ہے تو اس نے دل ہی دل میں اپنی احتیاط پسندی کو بے حد داد دی تھی۔ کوٹھی کے چھوٹے گیٹ سے باہر نکل کر اس نے اسے بند کر کے تالا لگایا اور پھر پیدل آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جاتے ہی اسے خالی ٹیکسی مل گئی۔ جی صاحب، کہاں چلنا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے بیٹھتے ہی میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی بڑے جوئے خانے میں لے چلو جہاں بھاری رقم کا جوا کھیلا جاتا ہو، ڈان فلاچر نے مقامی زبان میں کہا۔ جوئے خانے میں؟ ڈرائیور نے چونک کر ڈان فلاچر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جوئے خانے میں؟
और अरे इतना ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ताल्लुक अखबार से है और मैं अखबार में जुए का फीचर लिखना चाहता हूँ। डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्राइवर भी मुस्कुरा दिया। ओह अच्छा ये बात है, मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि आप मकामी होने के बावजूद जुए खानों का पता नहीं जानते, क्योंकि जुआ खेलते हैं उन्हें तो जुए खाने का पूरी तरह इल्म होता है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जनाब, आप अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ जुआ खाने का कारोबार कानूनी तौर पर ममनू है। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ जुए खाने मौजूद हैं। डॉन फ्लॉचर ने होंठ चबाते हुए कहा। वैसे टैक्सी ड्राइवर की इस बात ने उसे खासा शौक पहुंचाया था कि यहाँ जुए खाने कानूनी तौर पर ममनू है। वो तो समझा था कि एक्रीमिया की तरह यहाँ भी खुलेआम जुआ खाना मौजूद होगा। बहुत है जनाब, लेकिन वहाँ अजनबी को दाखिल नहीं होने दिया जाता, टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह लेकिन मैं फ्लाई कैसीनो गया था, वहाँ तो खुलेआम जुआ खेला जा रहा था और वहाँ हर आदमी आ जा रहा था। डॉन फ्लॉचर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो और तरह का जुआ है जनाब, उसे हुकूमत ने लाइसेंस दिया है, वहाँ आम लोग तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि कैसीनो में खेले जाने वाले जुआ तो यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आता। वहाँ तो वो लोग खेलने जाते हैं जो अपने आप को हाई जेंट्री साबित करना चाहते हैं। मैं तो इन जुए खानों की बात कर रहा हूँ जहाँ ताश से जुआ खेला जाता है। टैक्सी ड्राइवर ने अपने तौर पर डॉन फ्लॉचर के फीचर के लिए मवाद मुहैया करना शुरू किया। तो फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर तो मेरा फीचर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जाहिर है मुझे तो ये जुए खाने वाले जानते ही नहीं, डॉन फ्लॉचर ने होंठ चबाते हुए कहा। थोड़ी सी रकम खर्च करने से ये मसला हल हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ा जुआ खाना आर्नल्ड का है और हम टैक्सी ड्राइवर इन सबसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। मैं आपकी सिफारिश आर्नल्ड से कर सकता हूँ अगर आप मुझे 100 रुपये किराए के अलावा अदा करें, टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। 100 रुपये? डॉन फ्लॉचर ने चौंक कर कहा। ये ज़्यादा नहीं है, मैंने तो आपको सहाफ़ी समझ कर मामूली सी रकम बताई है, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और डॉन फ्लॉचर ने सर हिला दिया। Like, comment, share, press the bell icon.